आज हम कक्षा 11वीं हिंदी आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तक में से अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 16 कोष एक परिचय में पढ़ेंगे। इस पाठ में है शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्य कोश। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती है। हिंदी कवि राजेश जोशी जी ने कहा है। कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथवा उसका संदर्भ आपके जेहन में स्पष्ट नहीं होता, तब आप क्या करते हैं? जाहिर है आपके मन में फौरन शब्दकोश का ध्यान आता होगा। चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। आइए जाने कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक एक कंकड़ी आ फंसी हो। सारा मज़ा किरकिरा हो रहा था। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहाँ से वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। चंद्रिका को कुछ समस्या आ गई थी। वह उसके समाधान करने की सोच रही थी, परंतु वह समाधान नहीं हो सका, इसलिए वह अपने लता दीदी के पास गई। चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, अब उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बच्चों, आपको भी लगता होगा जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते यदि उसमें कोई शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो लगता है कि उस समय कोई हमें उस शब्दों के भावार्थ अर्थ बता दे, तो उसके आगे की कहानी पढ़ने, उपन्यास पढ़ने में हमें आनंद आएगा। ऐसा ही चंद्रिका के साथ में भी हुआ। उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक अचानक शब्द बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था। कंकड़ी यानी छोटे कंकड़ की भांति। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था। बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मानो कोई ब्रेक लग गया हो। जैसे गाड़ी में ब्रेक लग जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार से चंद्रिका भी उपन्यास पढ़ने के समय आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शब्द था विदग्ध। यह शब्द उसका मुंह चिढ़ा रहा था और यह पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था। हार की भावना चंद्रिका स्वीकार नहीं कर रही थी। लेटे लेटे वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। अरे, यह तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी। थोड़ी घबराई थी, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया। साहस बटोर कर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं चंद्रिका हूँ, शब्दलोक से आई हूँ। परी क्या कह रही है कि मैं चंद्रिका हूँ और कहाँ से आई हूँ? शब्दलोक से। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है। घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली। परिहास यानी हंसते हुए। और हाँ, मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है और वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी। इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। विदग्ध कौन है? उसके उपन्यास में आया हुआ एक शब्द, जो चंद्रिका जो उपन्यास पढ़ रही थी और उसी से इसको कठिनाई थी। तो जब शब्द परी चंद्रिका उसके सामने आई और बोलने लगी कि विदग्ध भी मेरे ही लोक में रहता है, अर्थात मैं शब्द परी हूँ और शब्द का ज्ञान कराने वाली हूँ। विदग्ध भी मेरे ही लोक में रहता है, इसलिए मैं उसको जानती हूँ। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा, मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। शब्द परी बोली, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। मगर मैं कैसे चलूँगी? मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख नहीं है। चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हम नाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से
नीचे देखा। नगर की विशेषता यह थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था और सारे भवन इस राजमार्ग के एक ही तरफ पंक्तिबद्ध रूप से निर्मित थे। राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है। यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं होती। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा, इस बात पर क्या कोई विवाद नहीं होता? चंद्रिका ने पूछा। शब्द परी बोली, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं। हर शब्द अनुशासन का पक्का है। बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद ले लेता है। जब किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो वह भी वहाँ के नियमों के आधार पर ही इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह ले लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे ही हैं। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर नए शब्दों को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं। चंद्रिका की अगली जिज्ञासा थी, नए शब्दों को आपके लोक की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? शब्द परी ने गर्वभाव से कहा, नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं, मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की अनुमति नहीं देते। नागरिकता तो दूर की बात है। हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। रथ नीचे उतरा और शब्द लोक के प्रवेश द्वार से होता हुआ राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्द परी, तुम्हारे लोक की आबादी क्या होगी? अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग 5 लाख है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्द परी ने आगे कहा, जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे लोक को भी पहले खंडों में बांटा गया है। फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। चंद्रिका का अगला सवाल था, यहाँ खंडों का नामकरण कैसे करते हैं? यहाँ खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे गए हैं, जैसे क खंड, च खंड, प खंड आदि। इन खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार है। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। वे क्या? चंद्रिका पूछती है कि वे क्या है? तो पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है, मगर इस लोक का पहला खंड अम खंड है। इसके बाद अखंड, आ खंड, ई खंड इत्यादि वर्णमाला के क्रम से ही आते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्द लोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, चंद्रिका ने भोलेपन से कहा। सब समझ जाओगी, बस इस राजमार्ग पर मेरे साथ चलो। फूलों का रथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। एक ओर प्रकृति का अक्षत सौंदर्य था और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड अम खंड था, फिर अखंड, आखंड, ई खंड आदि एक एक कर आने लगे। स्वर वर्णों से नामित आखिरी खंड अ खंड था। फिर व्यंजन वर्ण से नामित पहला खंड क खंड आ गया। शब्द परी बोली, अब व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों की एक खास बात यह है कि उपखंडों में विभाजित है। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। चंद्रिका फिर बोल पड़ी। बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। शब्द परी ने समझाया, हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्राएं भी लगानी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। अब क खंड की ही बात ले लो, हम इसके सामने से अभी गुजर रहे हैं। देखो, पहला उपखंड क है और इस उपखंड में क से शुरू होने वाले शब्दों के भवन हैं। पहले कम, फिर क उपखंड इत्यादि एक एक कर आते जाएंगे। रथ आगे बढ़ रहा था। क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक कर गुजरने लगे। कम, क, का, की, कु, के, कई और को उपखंडों से गुजरते हुए रथ क उपखंड तक पहुंच चुका था। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा।
क्या सवाल था वह? कि मेरी हमनाम जी विभिन्न मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आए, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहाँ दो व्यंजन मिलकर संयुक्ताक्षर बनाते हैं। अभी हम क खंड का नज़ारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, क्रंदन, क्रीड़ा इत्यादि शब्द तो नजर ही नहीं आए। शब्द परी बोली, यह तुमने अच्छा सवाल उठाया। हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। अब क खंड की ही बात ले लो। कम उपखंड से चलते चलते हम क उपखंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद संयुक्ताक्षर का उपखंड शुरू होगा। शब्द परी ने सच ही कहा था। क उपखंड के तुरंत बाद क उपखंड शुरू हो गया। क्या, क्यारी, क्यों, कैसे शब्द आने लगे। शब्द परी बोली, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि छ, त्र, स्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथमाक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो अब छ का भी उदाहरण लो। यह क और स के योग से बना हुआ संयुक्ताक्षर है। इस संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथमाक्षर क है और अतः इसी उपखंड में आगे जाकर है। रथ की यात्रा उतरी थी। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि क प्रथमाक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक एक करके सामने से गुजर रहे थे। क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे दो नियम लागू हो रहे थे जो शब्द रूप परी से शुरू में बताए थे। क और य से मिलकर बने संयुक्ताक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों क और र से बने संयुक्ताक्षर क्रम से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आए। क्रंदन और क्रंदित के बाद क्र का नंबर आया और क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर क्रा, क्री इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते हैं। तो बच्चों, शब्दकोश के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? कि शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्दरूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अम से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले नीचे दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे क धन स बराबर से छ, ज धन ञ बराबर से ज्ञ, त धन र बराबर से त्र, स धन र बराबर से स्र। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथ के भी बारे में हम जानेंगे कि जिस प्रकार से शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं और चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। तो बच्चों, संदर्भ ग्रंथ के बारे में जाना। अब इसमें क्या क्या नियम होते हैं कि क के बाद क्ल एवं क से शुरू होने वाले शब्द आए, फिर शुरू हुआ छ से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला। यह इस लोक के नियमों के अनुसार ही था, चूंकि छ संयुक्ताक्षर क और स से मिलकर बना है, अतः इसे क और व से मिलकर बने क्व संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ ही आना था। तो अब चंद्रिका खुश होकर बोली, अब बात मेरी समझ में आ गई। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि त्र संयुक्ताक्षर त और र वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन त खंड में नियम अनुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे। अब शब्द परी
प्रशंसा भाव से मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल ठीक। ज्ञ संयुक्ताक्षर ज और अ वर्णों के संयोग से बना है, अतः इसमें प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन ज खंड में अपने निर्धारित स्थानों पर आएंगे। स्र संयुक्ताक्षर स और र वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास स्थल स खंड में होंगे। रथ चलता जा रहा था, थोड़ी देर में च खंड आ गया। इस लोक के नियमों के हिसाब से पहले च उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी। शब्द परी बोली, लो तुम्हारा उपखंड तो आ गया, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में होगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी ही देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। शब्दों के भवन थे जिसका दूसरा वर्ण क से शुरू होता था, यानी यहाँ भी वही नियम था जो वर्ण के लिए था। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिसका दूसरा वर्ण द था। चंदन, चंदेल इत्यादि शब्दों के बाद में द और र के संयुक्ताक्षर द्र का नंबर आया और इस क्रम का पहला शब्द चंद्र था। फिर नियम के अनुसार इन शब्दों के भवन आए जिसका वर्ण द्रा था, तो अब क्या नाम हो जाएगा? चंद्रा, चंद्रायण इत्यादि शब्दों के बाद फिर द्री की बारी आती थी, तो नियमानुसार पहले चंद्रिका बुंज और फिर चंद्रिका का भवन आ गया। भवन के बाहर चंद्रिका की पट्टिका को देखकर चंद्रिका खुशी से उछलना स्वाभाविक था। रथ अब तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह खंड आ गया। इस खंड के उपखंड एक एक कर गुजरने लगे। वी उपखंड के आते ही चंद्रिका का उतावलापन बढ़ने लगा। इस लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया। शब्द परी ने रथ रोका। दोनों ने रथ रोक से उतरकर भवन के दरवाजे पर पहुंचे और विदग्ध की पट्टिका लगी थी। इस पट्टिका के नीचे संगमरमर की एक बड़ी और पट्टिका थी। तो जिज्ञासावश क्या किया, चंद्रिका ने पट्टिका के सामने रुक गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। विदग्ध वी स नागर निपुण पंडित रसिक रसज्ञ जला हुआ जठराग्नि से पका हुआ पचा हुआ नष्ट गला हुआ जो जला या पचा न हो सुंदर भद्रतापूर्ण और पू के आके बिंदी लगाई चतुर या धूर्त आदमी रसिक एक घास। शब्द परी बोली, इस लोक में हर भवन के बाहर ये संगमरमर की पट्टिका होती है जिस पर शब्द का परिचय होता है। ये जरूरी कि शब्द से मिलने और मित्रता करने से पहले तुम उसके बारे में पहले ही जान लो। चंद्रिका ने कहा, शब्द परी तुमने शब्द के अर्थ को लेकर तो मेरी समस्या सुलझा दी। मैं देख रही हूँ कि विदग्ध शब्द के कई अर्थ हुए हैं कि इसी लेखन में जहाँ जैसा संदर्भ होगा वहाँ वैसा ही अर्थ लागू होगा, मगर एक बात समझ में नहीं आई। वह क्या? संगमरमर की पट्टिका पर कुछ संकेत अक्षर लिखे हैं, उनके अर्थ क्या है? शब्द परी बोली, वी और उसके आगे बिंदु दिया हुआ है, उसका अर्थ है कि विदग्ध एक विशेषण है। पू उसके आगे अक्षर दिया बिंदु दिया है, तो इससे यह अभिप्राय है कि यह शब्द पुल्लिंग से यह मतलब निकलता है विदग्ध संस्कृत का शब्द है। चंद्रिका विदग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। शब्द परी ने द्वार की घंटी बजाई। दरवाजा खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ति सामने दिखाई पड़ा। यही विदग्ध था। अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए वह उन्हें घर में अंदर की ओर ले आया। अब विदग्ध यह है, पृथ्वी की मेरी हमनाम चंद्रिका, तुमने इसे बहुत परेशान किया। शब्द परी बोली। विदग्ध ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर इस बहाने इन्होंने हमारे लोग को तो देख लिया। अब चंद्रिका बोली कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सच कहूँ तो परेशानी ही वरदान साबित हुई। अब विदग्ध ने कहा, आगे आपको हमारे किसी भी साथी से परेशानी नहीं होगी। फिर विदग्ध ने एक मोटी पुस्तक निकाली और चंद्रिका को देते हुए बोला, आप इसे मेरी तरफ से उपहार के रूप में रख लीजिए। यह इस लोक की निर्देशिका ऐसे शब्दकोश कहते हैं। चंद्रिका ने इस पुस्तक के पन्ने पलटे। प्रारंभ के 2 पृष्ठों पर एक संकेत सूची थी। इसमें संगमरमर पट्टिका पर प्रयुक्त होने वाले अक्षरों के अर्थ दिए हुए थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि। तो बच्चों, हमने अब इसके बारे में जाना और अभी हम संकेत सूची के शब्दों को पढ़कर देखेंगे और जानेंगे। इसमें संकेत सूची में जो दिए हैं संकेतक के माध्यम से कि एक पहला उसका अक्षर लिख दिया जाता है और उसके आगे एक विदग्ध लगाया जाता है, यानी गोल जीरो के समान छोटा सा। तो पूरा जब हम पढ़ेंगे तो उसका नाम समझ में आ जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि अरबी अवयव, अ के आगे एक शून्य लगा दिया है, फिर बराबर से
अरबी अ के आगे एक बिंदु लगाया अवयव। जैसे हम क्या लिखते हैं, अमर बेल लिखना है तो अमर लिख दिया और एक विदग्ध लगा दिया तो वो हो गया अमर बेल। ऐसे हम उदाहरण लिखते हैं तो ऊ लिख के एक छोटा सा जीरो लगा देते, इत्यादि लिखते तो ई लिख के एक छोटा सा जीरो लगा देते, उपसर्ग लिखते तो उप लिख कर एक छोटा सा जीरो लगा देते। तो ये उन शब्दों की उन अक्षरों के द्वारा एक संकेत सूची तैयार की जाती है। इसके बाद अब अ आ इत्यादि हर खंड में निवास करने वाले शब्दों की भी सूची थी। इन शब्दों को इस पुस्तक में ठीक उसी प्रकार बता दिया गया है जैसे कि राजमार्ग के किनारे भवनों को क्रमवार निर्मित किया गया था। तो अब यह बच्चों समझ में आ गया इसको देखकर, इस सूची को देखकर और इस उत्तर माला को देखकर कि कैसे कैसे अक्षरों को दो शब्द जोड़ा जाता है, जिससे दो शब्द को जोड़कर बना दिया जाता है, जैसे कि उत्तरण, उत्थान, जड़, जन। तो अब इसका क्या उद्देश्य है, चंद्रिका ने पूछा। तो विदग्ध बोला, क्या हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म का पहला शब्द उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है, जैसे यहाँ दिया है ऊपर में इस सूची में जो दिख रहा है पुस्तक में उसमें दिया हुआ है। तो ऐसे ही बताकर लिखा है, ये यहाँ पर बताया भी गया है। विदग्ध को चंद्रिका ने धन्यवाद दिया, फिर दोनों बाहर निकल गए। अब चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं, शब्दपरी ने कहा। फूलों का रथ एक बार फिर हवा में उड़ रहा था। वापसी यात्रा के दौरान चंद्रिका ने देखा रथ किसी और लोक के ऊपर से गुजर रहा है। लोक कौन सा है? जैसे हमारा शब्दलोक हो वैसे इस लोक को विश्वज्ञान लोक कहते हैं। हाँ, यहाँ भी वैसे ही राजमार्ग है और वैसे ही मार्ग के एक तरफ भवन बने हुए। चंद्रिका ने कहा। शब्दपरी बोली, विश्वज्ञान लोक में भी भवनों को उसी प्रकार क्रमवार व्यवस्थित किया गया जिस प्रकार हमारे शब्दलोक में। अंतर यह है कि हमारे यहाँ शब्द निवास करते हैं, इस लोक में जानकारियों का निवास है। तो चंद्रिका पूछती है, क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हें मानव ज्ञान से संबंधित जो भी सूचनाएं जानकारी चाहिए इस लोक के निवासियों से मिल जाएगी। शब्दपरी आगे बोली, इस लोक की निर्देशिका विश्वज्ञान कोश के नाम से जानी जाती है। अब चंद्रिका को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और उसने किसी विषय पर संक्षिप्त जानकारी की जरूरत होगी तो ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही स्थान पर उसे हर विषय की संक्षिप्त जानकारी क्रमवार रूप से व्यवस्थित करने का नियम हमारी तरह ही है। यानी जब भी मुझे किसी क्षेत्र के महान व्यक्ति के बारे में जानना होगा तो मेरी मदद इस लोक के निवासी करेंगे। हाँ चंद्रिका, यह भी जान लो कि यहाँ निर्देशिका को व्यक्ति कोश या चरित्र कोश कहते हैं। थोड़ी देर में एक और लोक आया। शब्दपरी ने बताया कि यह साहित्य लोक है। यहाँ साहित्य से संबंधित विषयों की जानकारियाँ निवास करती है। इस लोक को की निर्देशिका साहित्य कोश कही जाती है। मैं समझती हूँ कि जानकारियों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का नियम इस लोक में वही होगा। हाँ चंद्रिका, बिल्कुल ठीक, शब्दपरी बोली। अब रथ पृथ्वी के निकट पहुंच रहा था। थोड़ी देर में ही चंद्रिका का घर आ गया। चंद्रिका को वापस छोड़ने के बाद शब्दपरी फिर छाया में बदल गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। चंद्रिका की अचानक आँख खुली थी तो क्या सब कुछ सपना था? मगर सामने तो वही पुस्तक रखी थी। अगर सब कुछ सपना था तो पुस्तक आई कहाँ से? इसका रहस्य भी खुल गया। लता दीदी कमरे में आई। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें उपहार देने का वायदा किया था। तुम्हारा उपहार सामने है। पढ़ने में अब तुम्हारी अभिरुचि को देखते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए शब्दकोश से बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता। अब चंद्रिका बोली, धन्यवाद दीदी, तुमने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। फिर वह लता दीदी से लिपट गई। इसी प्रकार से पाठ से संवाद नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। शब्दकोश न केवल शब्द के अर्थ बताते हैं बल्कि ख है शब्दकोश में शब्दों का क्रम, ग है शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ है कि। और प्रश्न दूसरा क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। परीक्षण, परिक्रमा, परिक्रम, विश्वामित्र, हिमश्रया, हृदयगम, ग्वालिन, घंटा, युगांत, घटक, घट, इच्छित, इक्षु, अतः, अकंपित, आवृष्टि, उदाहरण, उद्योग, जिज्ञासु आदि। तो बच्चों, आज हमने जनसंचार में अभिव्यक्ति और माध्यम के तहत हमने अपना पाठ कोश 1 परिचय प्राप्त किया।